नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड बायोलॉजी, जीएससी बायोलॉजी और सीपीएमटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज जो भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो सभी प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जामिनेशन में ज़रूर आ चुके हैं और आपको पता होगा कि जिस तरीके से आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप बैठ करके सारे सिलेबस को कंप्लीट करें। तो बेटर वे इज़, अब आपको क्या करना है, आपको वो सारे क्वेश्चंस को रिपीट करना है, उन एमसीक्यूज़ को रिवाइज करना है। हालांकि देखिए, आपने जब वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं एक बारी तो आपको जस्ट रिवाइज करना है, ठीक है। तो आप जस्ट रिवाइज कीजिए और बिल्कुल स्मार्ट स्टडी कीजिए। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं और ये वही एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अदर एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। जैसे कि आपको कौन से एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है, आपको आर्मी स्कूल के टीजीटी की, केवीएस के टीजीटी की, यानी ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी केवीएस में आ चुके हैं, एनवीएस में आ चुके हैं, DSSB में आ चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ही राजस्थान में आ चुके हैं, यूपीपीसीएस प्री में आ चुके हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग स्टेट्स में आ चुके हैं टीजीटी एग्जाम्स के लिए, तो वो एरिया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की सीरीज़ में हम वही सारे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आज की सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्जामिनेशंस में। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप हमारे टेलीग्राम परिवार का एक सदस्य बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। इसका सबसे पहला प्रश्न है, इन एस्कैरिस द एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर इन द फॉर्म ऑफ अ। आपको बताना है कि एस्कैरिस में उत्सर्जन अंग कुछ इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है जे, ऑप्शन नंबर बी है एल, ऑप्शन नंबर सी है एच और ऑप्शन नंबर डी है एम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह ऑप्शन नंबर सी यानी कि एच। यानी कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है एस्कैरिस के अंदर, इसका शेप होता है एच फॉर्म का, ठीक है। इसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि एस्कैरिस के अंदर उत्सर्जन मतलब होता है एक्सक्रीशन, ठीक है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के हैं, देखिए आप बाइलिंगुअल जो मेथड है वो यूज़ हो रहा है टीचिंग आपको चीज़ें क्लियरली कन्वे करने के लिए। तो एक्सक्रीशन मीन्स होता है उत्सर्जन, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल आप अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो देखिए एस्कैरिस में बेसिकली बहुत से प्रकार के उत्सर्जन तंत्र होते हैं। इनमें शरीर में जो दो महीन एक लॉन्गिट्यूडनल एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल पाए जाते हैं और इसका पूरा जो एक्सक्रीशन होता है ये एक एच की आकृति का होता है। और एस्कैरिस का जो पूरा तंत्र होता है केवल एक ही लंबी और विशालकाय कोशिका का बना होता है। इनकी एक सेल जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द्रव में सुरंगों के बीच में कुछ नलिकाएं पाई जाती हैं, कुछ कैनाल्स पाए जाते हैं और इन कैनाल्स को रेनेट कैनाल से या रेनेट सेल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एस्कैरिस अमोनिया और यूरिया का एक उत्सर्जन करता है, यानी कि एस्कैरिस के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अमोनिया और यूरिया। दैट मीन्स कि अमीनोटैलिक और यूरोटैलिक दोनों होते हैं एस्कैरिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के एस्पेक्ट में जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट, यानी निम्नलिखित में से किस एक का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता। तो चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर बी है लिवर फ्लूक, ऑप्शन नंबर सी है टेप वर्म और ऑप्शन नंबर डी है आपका एस्कैरिस। तो देखिए इंटरमीडिएट होस्ट मतलब होता है मध्यस्थ पोषक, यानी कि एक ऐसा इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं पैरासाइट, ठीक है। तो डाइजेनेटिक मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दो होस्ट के अंदर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। पर हमने यहाँ पे बात करी है लिवर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसका कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता, दैट मीन्स मोनोजेनेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि एस्कैरिस क्या है, आपका मोनोजेनेटिक, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो आपका एस्कैरिस है यही आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। और मोनोजेनेटिक मतलब यहाँ पर देखिए जो प्लाज्मोडियम है, टेप वर्म है और लिवर फ्लूक है, सबको दो ऑर्गेनिज्म यानी दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो दे आर डाइजेनेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर सेकेंडरी होस्ट, यानी किस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहला ऑप्शन है आपका फेशियोला, ऑप्शन नंबर बी है टीनिया, ऑप्शन नंबर सी है एस्कैरिस और ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मोडियम।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है यह है आपका सी, यानी कि किसी भी एक ऐसा पैरासाइट जिसको सेकेंडरी होस्ट यानी कि द्वितीय पोषक की आवश्यकता नहीं होती तो वो है एस्कैरिस, क्योंकि वो मोनोजेनेटिक होता है, ये हमने अभी डिस्कस किया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच वन इज अ बाइसेक्सुअल एनिमल, यानी कौन एक ऐसा जंतु है जो कि द्विलिंगी है दिए गए ऑप्शन में से। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका लीच यानी कि जोंक, ऑप्शन नंबर बी है एस्कैरिस, ऑप्शन नंबर सी है आपका हनी बी यानी कि शहद की मक्खी, और ऑप्शन नंबर डी है हाउस फ्लाई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल कर आता है यह ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जोंक। जोंक क्या होता है, यहाँ पे बाइसेक्सुअल एनिमल होता है, जबकि एस्कैरिस और शहद की मक्खी और घरेलू मक्खी ये सब क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर केवल एक सेक्स पाया जाता है। ठीक है, दैट मीन्स कि दे आर सिंगली मेल और सिंगली अ फीमेल। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जबकि देखें यहाँ पे जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें आपके एस्कैरिस, ठीक है, और देखिए लीच की बात करी जाए तो लीच क्या है, द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल। दैट मीन्स कि अ सिंगल ऑर्गेनिज्म हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स, यानी कि यहाँ पे फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट भी। ठीक है, अच्छा, इसके लिए टर्म भी आप यूज़ करते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, दैट इज़ आपने मोनोइशियस और डाइशियस का टर्म सुना होगा। तो किसको बाइसेक्सुअल टर्म दिया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इन एस्कैरिस फर्स्ट एंड लास्ट मंथ टेक्स प्लेस इन। आपको बताना है कि एस्कैरिस में प्रथम और अंतिम निर्मोचन में क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मतलब फर्स्ट और लास्ट स्टेज जो होती है वो कहाँ पे होती है आपको बताना है, किस बॉडी ऑर्गन में। तो सबसे पहला ऑप्शन है देखिए आपका लिवर यानी कि यकृत, ऑप्शन नंबर बी है आपका हार्ट यानी कि हृदय, ऑप्शन नंबर सी है आपका वक्र यानी कि किडनी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका इंटेस्टाइन यानी कि आंत। तो दिए गए क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह ये देखिए, आपसे लाइफ साइकिल के बारे में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर थर्ड के बारे में पूछ रहा है और फोर्थ के बारे में पूछ रहा है तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी लाइफ स्टेज के बारे में बात करी जा रही है। तो यहाँ आपसे फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंटेस्टाइन। आपको पता होगा कि लास्ट स्टेज में क्या करता है, जब टोटली मैच्योर हो जाता है, जब जुवेनाइल स्टेज से मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है एस्कैरिस, तो इसके अंदर जब एग का प्रोडक्शन होता है तो एग क्या होता है, फीकल मैटर के साथ में ह्यूमन बींग्स के बाहर आ जाता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, ये एपोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि एस्कैरिस का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है दैट इज़ गैस्ट्रुला, जो कि 5-6 दिन का लंबा होता है, और ये तब रैबिडिटी फॉर्म लार्वल स्टेज में देखा जाता है, जो उसकी आउटर लेयर होती है इसके डिफ्यूजन के थ्रू चीज़ों को न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला देखिए, द्वितीय प्रावस्था यानी कि सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जब ये थोड़ी जुवेनाइल स्टेज में होता है तो केवल 4 लार्वा फॉर्म में देखा जाता है। ठीक है, 4 ऑर्गन्स में ये एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला ऑर्गन होता है इंटेस्टाइन यानी कि आंत, सेकेंड जो ऑर्गन होता है दैट इज़ लंग्स यानी कि फेफड़े, थर्ड जो ऑर्गन होता है जिसमें ये फोर्थ अपनी स्टेज को, देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहली चीज़ है, पहली स्टेज कहाँ पे देता है, ये सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, पहला जो स्टेज होता है उसका वो होता है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, सेकंड स्टेज देखिए ये होता है लंग्स के अंदर यानी कि फेफड़ों के अंदर, और लास्ट जो है यानी कि फोर्थ स्टेज ये होती है आपकी वापस इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इंटेस्टाइन में जाने का मतलब क्या है कि अपने एग्स को ह्यूमन के फीकल मैटर के साथ में बॉडी के बाहर रिलीज करता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एस्कैरिस हैज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग क्लीवेज, यानी कि एस्कैरिस में निम्न में से किस प्रकार का विदलन अंडों में देखा जाता है। ठीक है, विदलन मतलब होता है क्लीवेज, और क्लीवेज का भी जिनको डिफरेंस मतलब नहीं पता है, तो क्लीवेज मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, किस तरीके से एग में डिवीजन होता है, किस तरीके से, मतलब लेंटिकुलर होता है या फिर आप इस तरीके से देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स होता है। तो बेसिकली लेंटिकुलर डिवीजन जो है यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पे जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका बायलेटरल सिमेट्रिकल यानी कि द्विपार्श्व सममित, ऑप्शन नंबर बी है रेडियली सिमेट्रिकल यानी कि अरीय सममित, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्पाइरल, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिए गए ऑप्शंस में जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेडियली सिमेट्रिकल, यानी कि जो
अंडे जो होते हैं एस्कैरिस के, उनमें जो क्लीवेज होता है दैट इज रेडियली सिमेट्रिकल। तो योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्कैरिस इज यूनिक अमंग पैरासाइट एज, यानी कि परजीवियों में एस्कैरिस बेजोड़ है क्योंकि। तो चार ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका, इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर पैरासिटिक लाइफ, यानी कि ये परजीवन के लिए अति विशिष्ट है। ऑप्शन नंबर बी है, इट हैज़ अमीबॉइड स्पर्म्स, यानी कि इसके शुक्राणु जो है वो अमीबॉइड फॉर्म में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ एग्स, यानी कि एक बड़ी संख्या में अंडे देता है। और ऑप्शन नंबर डी है, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द होस्ट, यानी कि ये पोषी के, यानी कि जो होस्ट है, पोषी को होस्ट कहा जाता है, ठीक है, कि पाचन एंजाइम से अप्रभावित रहता है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एस्टेरिक मार्क कर लीजिए आपके पीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द होस्ट। यानी कि बेसिकली आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एस्कैरिस है इसका डाइजेस्टिव एंजाइम्स के ऊपर, इन एंजाइम्स का क्या एस्कैरिस के ऊपर कोई असर पड़ता है, तो ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं देखा गया है। देखिए इतना स्ट्रॉन्ग जो एंजाइम्स हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, ठीक है, वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए होते हैं। ठीक, और एस्कैरिस जो होता है इसकी जो आउटर लेयर होती है, जो एपिडर्मिस होती है, जिसे उपकला ऊतक के नाम से जानते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और इन सभी के ऊपर एंजाइम्स का कोई भी असर नहीं होता और ये अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हाइड्रेटेड सिस्ट अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ व्हाट। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, आपको बताना है कि हाइड्रेटेड सिस्ट के लाइफ साइकिल, यानी कि जीवन चक्र के अंदर क्या नहीं एग्जिस्ट करता है या क्या नहीं होता, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका सिस्टोसोमा हिमेटोबियम, ऑप्शन नंबर बी है एकाइनोसिस ग्रैन्युलोसस, ऑप्शन नंबर बी है हाइमेनोलैप्सिस नैना, और ऑप्शन नंबर डी है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनो। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एकाइनोइशियस ग्रैन्युलोसस। आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रेटेड सिस्ट जो होता है इसके जीवन चक्र में कौन सा ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है या कौन सा ऐसा लाइफ हिस्ट्री में ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि उस स्टेज में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस जो होता है ये क्या है, एक प्रकार का एसेक्सुअल बडिंग जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो सिस्टोसोमा जैसे कि हमने अभी क्या कहा था, ब्लड फ्लू कहा था। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने सिस्टोसोमा के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो सिस्टोसोमा आपका क्या है, ब्लड फ्लू है। ठीक है, और गाइनोकार्पिक कैनाल में प्रेजेंट होता है इसके मेल फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिलेटेड टू एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस जिसे फाइलेरिया के नाम से भी जाना जाता है, तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको बोलचाल की भाषा में किसको किस नाम से बोला जाता है, इसे भी ध्यान में रखना है। कई बार आपके क्वेश्चन यहाँ से भी रिलेटेड आ जाते हैं कि ये बुचेरिया जो होता है, बुचेरिया ब्रैंकॉफ्टी आपको पता है। ठीक है, तो अभी हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बाद में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखिए क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिलेटेड टू एलिफेंटियासिस। सबसे पहला ऑप्शन है आपका बुचेरिया जिसके सामने दिया है ग्लॉसिना, ऑप्शन नंबर बी है आपका बुचेरिया जिसके सामने दिया हुआ है क्यूलिक्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्लाज्मोडियम जिसके आगे दिया हुआ है एनोफिलीज, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पैनोसोमा जिसके आगे दिया हुआ है ग्लॉसिना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुचेरिया के सामने जो टर्म दिया है क्यूलिक्स, ये रिलेटेड है आपका बुचेरिया से। बुचेरिया क्या है आपका, ये वो वर्म है जिसके द्वारा जो एलिफेंटियासिस डिजीज कॉजिंग जो एजेंट है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्यूलिक्स जो मॉस्किटो है इसके ऊपर जो है ऑर्गेनिज्म बुचेरिया, ठीक है, ये अटैक करता है, और इसके बाद ये जो बुचेरिया है ये एनिमल्स को जब ये जो मॉस्किटोज हैं जब बाइट करते हैं तो ये जो ऑर्गेनिज्म है बुचेरिया, ये क्यूलिक्स मॉस्किटो से डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो फीमेल, देखिए अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो फीमेल क्यूलेक्स है इसके कारण जो है जो बुचेरिया है वो ट्रांसफ़र होता है, मेल मच्छर का, मेल मॉस्किटो का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो जो है एक वेक्टर का, यानी वेक्टर का काम करता है। वेक्टर मतलब होता है वाहक। ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जब कोई ऑर्गेनिज्म या कॉजेटिव एजेंट जो है वो ट्रांसफ़र होता है तो जो ट्रांसफ़र करने वाला है उसे वेक्टर कहा जाता है और जिसमें ट्रांसफ़र होता है उसे होस्ट कहा जाता है, और जो ऑर्गेनिज्म जो कि ये कॉज करता है उसे पैरासाइट कहा जाता है। ठीक है, तो तीनों टर्म को आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर जो है, वेक्टर क्या है इसमें, वोचेरिया, ठीक। तो वोचेरिया यहाँ पे एलिफेंटियासिस यानी जिसे फाइलेरिया कहा जाता है उसके लिए कॉजेटिव एजेंट होता है, और लिम्फ नोड जो है एलिफेंटियोसिस के कारण अफेक्टेड होता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑर्गन इज या विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड फ्रॉम एलिफेंटियासिस, तो आपको वहाँ पे टिक मार्क करना है लिम्फ नोड के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सीड वर्म इज द अल्टरनेट नेम ऑफ व्हाट। सीड वर्म जो है यानी कि सीड वर्म जो है वो किस कृमि का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन देख लीजिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपका पिन वर्म, ऑप्शन नंबर बी है आपका हुक वर्म, ऑप्शन नंबर सी है आपका इंटेस्टिनल राउंड वर्म यानी कि आंत्र गोल कृमि, और ऑप्शन नंबर डी है आपका गिनी वर्म यानी कि नहरुआ, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पिन वर्म, ठीक। तो जो सीट वर्म है उसका एक दूसरा अल्टरनेट नाम मतलब क्या, दूसरा नाम पूछ रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर का नाम जो भी होता है, फिर आप डॉक्यूमेंटल नेम कुछ और रखते हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होता, आप ही का नाम है, ठीक है। उसी तरीके से जो पिन वर्म है उसका जो नेम है, जो कि साइंटिफिक नेम है जिससे वो जाना जाता है, तो डैट इज़ कॉमन नेम सीट वर्म, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ है आपको हुक वर्म के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि हुक वर्म का जो है वो साइंटिफिक या जो साइंस की भाषा में उसे क्या बोला जाता है, तो उसे एनसाइक्लोस्टोमेटा बोला जाता है, ठीक है। जबकि गिनी वर्म जो है इसको बोला जाता है ड्रैक्यूनक्यूलस, ठीक है। और राउंड वर्म को बोला जाता है एस्कैरिस। ये राउंड वर्म के बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि राउंड वर्म को एस्कैरिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एलिफेंटियासिस और फाइलेरियोसिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय व्हाट। आपको बताना है कि एलिफेंटियासिस यानी कि हाथी पांव अथवा फाइलेरिया का जो रोग है वो किसके द्वारा स्थानांतरित होता है। तो चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपका हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है आपका मॉस्किटो यानी कि मच्छर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है आपका बैड बग यानी कि खटमल द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका फ्रूट फ्लाई यानी कि मक्खी द्वारा। तो अभी हमने ये चीज़ें डिस्कस करी हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आप बताएंगे कि एलिफेंटियासिस और फाइलेरियल जो डिजीज़ है वो किसके द्वारा ट्रांसफ़र होता है, यानी इसका वेक्टर क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू एस्कीहेलमिन्थीज, यानी निम्नलिखित में से कौन एस्कीहेलमिन्थीज से संबंधित होता है। चार ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपका शीप वर्म, ऑप्शन नंबर बी है आपका गिनी वर्म, ऑप्शन नंबर सी है आपका सिल्क वर्म, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। यानी कि दिए गए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा वर्म है जो कि एस्कीहेलमिन्थीज से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका यह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गिनी वर्म, ठीक है। गिनी वर्म जो है उसको नॉर्मली ड्रैक्यूनिलुकस मैनियेंटिस के नाम से जाना जाता है, और ये एक निमेटोड है जो कि एस्कीहेलमिन्थीज फाइलम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आपसे भी पूछा जा सकता है कि एस्कीहेलमिन्थीज की जो गिनी वर्म है वो किस फाइलम से रिलेटेड है, तो एक निमेटोड है जो कि एस्कीहेलमिन्थीज फाइलम से रिलेटेड। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू लिटरली प्लेस्ड फ्लैजिला इन मेल गैमेट, यानी कि निम्नलिखित में से किसके नर युग्मक में दो पार्श्विक कशाभिकाएं पाई जाती हैं। तो चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे, सबसे पहला ऑप्शन है कैरा, ऑप्शन नंबर बी है ओडोगोनियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका सॉर्गेसम, और ऑप्शन नंबर डी है साइटोनिमा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सॉर्गेसम, ठीक है। सॉर्गेसम की बॉडी में जो मेल गैमेट होता है उसके साइड यानी कि लेटरल पोजीशन पे फ्लैजिला अटैच्ड होता है, ठीक है। और सॉर्गेसम किसका मेंबर है, तो यह है फियोफाइसी फैमिली का, ठीक है। कौन से मेंबर का, फियोफाइसी, जिसे ब्राउन एल्गी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके लेटरल साइड में दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फियोफाइसी फैमिली का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि उनके मेल गैमेट्स के साइड में लिटरल साइड में दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी था। अगला क्वेश्चन देखिए, एलिजेनिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट, यानी कि एलिजेनिक एसिड कहाँ से निकाला जाता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे, सबसे पहला ऑप्शन है ब्राउन एल्गी यानी कि भूरे शैवालों से, ऑप्शन नंबर बी है रेड एल्गी यानी कि लाल शैवालों से, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीन एल्गी यानी कि हरे शैवालों से, और ऑप्शन नंबर डी है आपका डाई एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है, यानी कि एलिजेनिक एसिड कहाँ से निकाली जाती है, तो ये आपकी निकाली जाती है ब्राउन एल्गी से, ब्राउन एल्गी जिसे फियोफाइसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
एलिजेनिक एसिड को देखिए, एलिजेनिक एसिड जैसे कि आम बोलचाल भाषा में एलिजिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, एलिजिन। और ये क्या होता है, एक पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कि सेल वॉल के अंदर, जो ब्राउन एल्गी है इनकी सेल वॉल के अंदर वाइडली स्प्रेड होता है। जो इनकी आउटर कोशिका भित्ति होती है इसमें काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये पानी के साथ में मिल करके एक विस्कस गम बनाता है और इसे ही एलिजेनिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एल्जिनिक एसिड जो है वो किसके साथ मिलकर के एक विस्कस गम बनाता है, तो आपको बताना है वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कार्पोस्पोर्स ऑफ पॉलीसिफोनिया आर। पॉलीसिफोनिया के जो कार्पोस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है हैप्लॉइड यानी कि अगुणित, ऑप्शन नंबर बी है डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित, ऑप्शन नंबर सी है ट्रिप्लॉइड यानी कि त्रिगुणित, और ऑप्शन नंबर डी है पॉलीप्लॉइड यानी कि बहुगुणित, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, ये है आपका ऑप्शन नंबर, हम यहाँ पे कार्पोस्पोर्स की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर, यानी कि डिप्लॉइड। यानी कि पॉलीसिफोनिया के अंदर जो कार्पोस्पोर्स होते हैं दैट आर डिप्लॉइड, ठीक है। अब देखिए पॉलीसिफोनिया जो है वो जीनस एक जीनस है, और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है फिलामेंटस। ये देखिए इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है फिलामेंटस बॉडी, ठीक है। और फियोफाइसी किसका मेंबर है, रेड एल्गी, ठीक है, यानी कि रोडोफाइसी का। और ये डिप्लॉयड कार्पोस्पोर जो होते हैं पॉलीसिफोनिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक कार्पोस्पोरोगोनियम जो होता है, कार्पोस्पोरोगोनियम के अंदर सिर्फ एक कार्पोस्पोर का प्रोडक्शन होता है। कई बार ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्पोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन कार्पोस्पोरेंजियम, ठीक है, तो केवल एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका द पोजीशन ऑफ फ्लैजेला इन द मेंबर्स ऑफ ब्राउन एल्गी इज, यानी कि भूरे शैवाल वर्ग के सदस्यों में कशाभिकाय की स्थिति क्या होती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका एपिकल यानी कि शीर्षस्थ, ऑप्शन नंबर बी है आपका बेसल यानी कि आधारीय, ऑप्शन नंबर सी है आपका लेटरल यानी कि पार्श्विक, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सब एपिकल यानी कि अवशीर्षस्थ, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेटरल यानी कि पार्श्विक, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया ब्राउन एल्गी के बारे में। तो जो पोजीशन होती है फ्लैजेला की यानी कशाभिकाओं की जो स्थिति होती है ये कहाँ होती है, ये ब्राउन एल्गी में लेटरल यानी कि साइड में प्रेजेंट होती है, और इनके पास फाइन स्ट्रक्चर फ्लैजेलर हेयर पाए जाते हैं, यानी कि बहुत पतले फ्लैजेला पाए जाते हैं, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज़ अ डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि निम्नलिखित शैवालों में से किसके अंदर किस एक का जननांग द्वितीय गुणित होता है, द्विगुणित होता है, ठीक है। द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड, ठीक। तो दोस्तों देखिए एक बाइलिंगुअल मेथड है जिसके द्वारा आप सभी को देखिए हिंदी के जो बच्चे हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे, ठीक है बेटा, सभी लोगों को एक ही लैंग्वेज में हम चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। पूरी कोशिश है कि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियरली समझ में आए, ठीक है। तो एक छोटा सा अप्रोच था आप सभी के लिए। अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और एक चीज़ और बच्चों, कभी भी ये नहीं सोचना है कि जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है और हिंदी मीडियम वाला बच्चा है दोनों में कोई अंतर है, कोई नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ा हो वो टीजीटी में सेलेक्ट ना हो, ठीक है। हर बच्चा हो सकता है, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो मेहनत जी तोड़ करिए, और कभी भी ये मत समझिए कि हिंदी मीडियम का बच्चा लो पोजीशन में चल रहा है। हर कोई जो है वो स्पेशल होता है, ठीक है। बस आपके एजुकेशन बैकग्राउंड में है थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। कई बार आप देखते हैं कि आईएएस जो है, आईएएस ऑफिसर्स बड़े बड़े सिर्फ हिंदी मीडियम से ही लेकर के आगे चलते हैं। तो ये भावना अगर आपके मन में है कि कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है जो कि ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाएगा या नहीं सेलेक्ट हो पाएगा, तो ये चीज़ें गलत है। कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस तरीके का कमेंट किया हुआ है। तो बेटा देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं ना, तो इंग्लिश चीज़ों को भी साथ में लेकर के चलिए, ठीक है। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, ठीक है, जननांग का मतलब क्या होता है, शैवाल का मतलब क्या होता है। तो बेटा ये जो चीज़ें हैं ना आपको लाइफ में आगे भी हेल्प करेंगे। मान लीजिए आप ऐसी क्लास में जाते हैं, ऐसे स्कूल में जाते हैं जहाँ पे बच्चे बाइलिंगुअल समझते हैं, तो वहाँ पे आपको भी आसानी होगी। तो एक छोटा सा एस्पेक्ट था जिसे आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज़ डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स, यानी निम्नलिखित शैवालों में से किस एक का जननांग द्विगुणित होता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका जिग्नेमा, ऑप्शन नंबर बी है आपका सरगैसम, ऑप्शन नंबर सी है आपका ओइडोगोनियम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पॉलीसिफोनिया, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, देखिए हम यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं, हमने आपसे कहा कि शैवालों में ऐसा कौन सा है जिसके डिप्लॉयड जो है वो पाए जाते हैं, क्या, जननांग। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है ये आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि सॉर्गेसम। ठीक है, सॉर्गेसम का जो थैलस होता है ये डिप्लॉयड होता है और स्पोरोफिटिक होता है। ठीक, थैलस यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड होता है होल्ड फास्ट, यानी नीचे जो सपोर्ट करके रखता है पूरी बॉडी को, पूरे थैलस को, ये आपका क्या होता है, ये आपका होल्ड फास्ट है। ठीक है, और ये आपका क्या है, मेन एक्सेस। ठीक, अब सॉर्गेसम यहाँ पे कैसा है, डिप्लॉयड है और ये हाईली डिफ्रेंशिएटेड एल्गी होता है। इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है थैलस की वो काफ़ी यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएटेड दिखाई देगी सेगमेंट्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका कॉन्सेप्ट था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन, यानी कि पैरामाइलम कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं आपको बताना है। ठीक है, चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका यूलोथ्रिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका यूग्लिना, ऑप्शन नंबर सी है आपका रिक्शिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका नॉस्टॉक। ठीक, तो दिए गए प्रश्नों में से आपका जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूग्लिना। ठीक, पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये एक स्टोरेज ऑर्गेनेल होते हैं जिनका फंक्शन होता है पॉलीसेकेराइड को स्टोर करना। ठीक है, जिनमें β13 जो पॉलीसेकेराइड का फॉर्म है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये पॉलीसेकेराइड मतलब किस पॉलीसेकेराइड को ये स्टोर करेगा, तो गाइस बेसिकली देखिए ग्लूकोज के जो अदर फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उसको ये स्टोर करता है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए यूग्लिनोफाइट्स जो होते हैं इन सभी के अंदर आपको नज़र आएंगे कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स। ठीक, अब देखिए पैरामाइलम जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है स्टार्च से, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूग्लिना के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन के रिलेटेड। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल एल्गी, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि टेरेस्ट्रियल एल्गी है, यानी कि थलीय शैवाल है। चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है कोलियोशिटी या कोलियोकीटी, ऑप्शन नंबर बी है फ्रिशियला, ऑप्शन नंबर सी है क्लैडोफोरा और ऑप्शन डी है ओडियोगोनियम। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर बी है आपका फ्रिशियला, दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फ्रिशियला आपका क्या है, टेरेस्ट्रियल एल्गी जो कि मॉइस्ट सोइल में अंदर ड्राइंग कंडीशन में मानसून रेंज के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में एक चीज़ आपको याद रखनी है, टेरेस्ट्रियल एल्गी मतलब कि नए ज़ेरोफाइटिक कंडीशन में यानी कि मरुस्थलीय जो वातावरण है उसमें भी नहीं जीवित रह पाएगा, और एक्वाटिक यानी कि पानी वाले वातावरण में भी जीवित नहीं रह पाता। ठीक है, इसीलिए इसे टेरेस्ट्रियल एल्गी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूकोजैंथिन इज द प्रिंसिपल पिगमेंट ऑफ व्हाट, यानी कि फ्यूकोजैंथिन जो है एक प्रमुख लवक है। ठीक, तो चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका सुनहरे शैवाल यानी कि गोल्डन एल्गी, ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्राउन एल्गी यानी कि भूरे शैवाल, ऑप्शन नंबर सी है आपका रेड एल्गी यानी कि लाल शैवाल, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ब्राउन एल्गी यानी कि भूरे शैवाल। ठीक है, तो फ्यूकोजैंथिन आपका क्या है, ये एक जैंथोफिल होता है। ठीक, जैंथोफिल मतलब कि पिगमेंट प्रोवाइडिंग ये कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट्स होते हैं। ठीक, मतलब कलर्स होते हैं बेसिकली जो एल्गीज के अंदर आपको अलग अलग डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं वो इन्हीं के प्रेजेंस में नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये एक एसेसरी पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ, ब्राउन एल्गी के अंदर। ठीक, तो फ्यूकोजैंथिन क्या है, एक प्रकार का कैरोटिनॉइड है जो कि ब्राउन एल्गी यानी कि सी वीड्स में देखा जाता है जनरली। ठीक है, और ये भी पाया गया है इन्वेस्टिगेशंस में कि ये जो फ्यूकोजैंथिन आपका होता है ये फैट बर्निंग एबिलिटीज़ इनके अंदर आती हैं। कई बार ये कैप्सूल्स में भी यूज़ किए जाते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, योगा नहीं करना चाहते हैं, जिम नहीं जाना चाहते हैं, उनको बस ये चाहिए कि एक कैप्सूल खा लें और वेट कम हो जाए, ठीक है, फैट बर्न हो जाए। तो इन सब पर्पसेस के लिए जो है इस फ्यूकोजैंथिन को यूज़ किया जाता है। कहाँ से निकलता है ये, तो ब्राउन एल्गी से। ठीक है, ब्राउन एल्गी को और क्या कहा जाता है, फियोफाइसी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, तो ऑक्सोस्पोर्स होते हैं ये कहाँ से उत्पादित होते हैं ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका डाई एटम्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका डेस्मिड्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका रेड एल्गी और ऑप्शन नंबर डी है आपका यूग्लिना। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है डाई एटम्स। ठीक, अब देखिए कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं डाई एटम्स की जिसमें ऑक्सोस्पोर्स जो होते हैं एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, एक विशिष्ट कोशिका होती हैं जो कि इनकी सेल साइकिल के अंदर
कहीं ना कहीं एक छोटे से पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ऑक्सोस्पोर्स होते हैं जिनका 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 फंक्शन होता है, जो नॉर्मल आपको डायटम्स नॉर्मल साइज़ के नज़र आते हैं, इनके अंदर सक्सेसिव मियोटिक डिवीजन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये आगे चल करके जब डिवीजन हो जाती है तो सेल का साइज़ डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सोस्पोर्स जो होते हैं वो डायटम्स के द्वारा इनका प्रोडक्शन होता है, और बेसिकली दीज आर डोरमेंट स्टेज ऑफ डायटम्स, ठीक है। और आगे चल के देखेंगे कि इनके अंदर हाईली कैपेबिलिटी, मतलब इनके अंदर कैपेबिलिटी पाई जाती है कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, अभी हमने यहाँ पे आपको कहा कि डायटम्स क्या होते हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी पाई जाती है कि जो एडवर्स कंडीशन होती है उसमें भी अपने आप को रेजिस्ट कर सकते हैं। तो किसके कारण? ऑक्सोस्पोर्स के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, यहाँ पे हमने क्वेश्चन का जो आंसर था वो डिस्कस किया शायद आपको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डायटम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट फाउंड इन ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसी में निम्न अवस्थाओं में से कौन सी हरित शैवालों यानी कि क्लोरोफाइसी में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका प्लैंकिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका पाल्मेला, ऑप्शन नंबर सी है आपका कैंट्रेंशिया, और ऑप्शन नंबर डी है आपका निनेंड्रिया, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैंटेंशिया, ठीक। तो यहाँ पे एक फिलामेंटस जुवेनाइल स्टेज पाई जाती है रेड एल्गी के अंदर, और बेसिकली देखिए एग्जांपल्स में बैट्रिकोस्पर्मम, कैंटेंशिया थैलाई जो है इनके अंदर देखा जाता है। बैट्रिकोस्पर्मम के अंदर आपको नजर आएगा फीमेल फिलामेंटस जुवेनाइल स्टेज, और इसे ही आप कैंटेंशिया स्टेज कहते हैं, ठीक। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैंटेंशिया स्टेज किसके साथ में रिलेटेड है या एसोसिएटेड है, तो बैट्रिकोस्पर्मम, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ जो कैंटेंशिया थैलस होता है ये रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, और मोनोस्पोर्स का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नज़र आएगा, और यही फैक्ट जो है ने मल्टीप्लिकेशन कैंटेंशिया स्टेज आगे चल करके इनमें नज़र आता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे नज़र आएगा आपको? ग्रीन एल्गी में यानी कि क्लोरोफाइसी में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है कैंटेंशिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका सिनजोस्पोर्स ऑफ वुचेरिया आर, यानी कि वुचेरिया के अंदर जो सिनजोस्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लैजेलेट, ऑप्शन नंबर बी है आपका बाइन्यूक्लिएट टेट्राफ्लैजेलेट, ऑप्शन नंबर सी है आपका मल्टीन्यूक्लिएट मल्टीफ्लैजेलेट, और ऑप्शन नंबर डी है आपका मल्टीन्यूक्लिएट ए फ्लैजेलेट, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सिनजोस्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं? मल्टीन्यूक्लिएट और मल्टीफ्लैजेलेट पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जो वुचेरिया को अलग बनाता है दूसरों से, ठीक है। वो क्या कि यहाँ पे जो जूस्पोर्स होते हैं वुचेरिया के, ये सभी जूस्पोर्स से अलग होते हैं, ठीक है, जो कि अदर ग्रीन एल्गीज में देखे जाते हैं। वो क्या है कि यहाँ पर जो कुछ एल्गोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने, यानी ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने एल्गी पे स्टडी की थी, उन्होंने ये बताया था कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स की तरह होता है, यानी कि इनके अंदर ब्रेकेज दिखाई नहीं देती, लेकिन इनके अंदर ये जो इनका प्रोटोप्लास्ट है इनके अंदर कई सारे न्यूक्लियस इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कई सारे फ्लैजला भी इस प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को इन्होंने एक साइंटिफिक टर्म दिया सिनजोस्पोर्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द बायो फर्टिलाइजर, यानी निम्नलिखित में से कौन जैव खाद नहीं है। तो चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपका एजोला, ऑप्शन नंबर बी है आपका बीजीए, ऑप्शन नंबर सी है आपका राइजोबियम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एनिमल एक्सक्रीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि एनिमल एक्सक्रीटा, ठीक है। एनिमल एक्सक्रीटा जो होता है ये एक बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट नहीं करता, ठीक। आपको पता है कि जैव खाद के रूप में इसे यूज़ ज़रूर किया जाता है, ठीक है, लेकिन जैव खाद का एक विशिष्ट लक्षण ये होता है कि इन सभी के अंदर, यानी कि एक वेस्ट मैटर डिस्चार्ज होता है, इन सभी के अंदर क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म पाया जाना चाहिए जो कि बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करे, या फिर इनके जो फर्टिलिटी का जो प्रोसेस है उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करे। तो राइजोबियम और बीजीए और एजोबैक्टर ये सब क्या होते हैं? वो एंजाइम्स हैं जो कि फर्टिलाइजर्स में पाए जाते हैं, और बायो फर्टिलाइजर्स में जो कि हेल्प करते हैं फर्टिलिटी बढ़ाने में, ठीक है। तो
जो एनिमल एक्सक्रीटा है बेसिकली क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये एक बायो फर्टिलाइज़र का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, उसका एक जैव खाद नहीं, जैव खाद के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और उनको लगेगा कि इन तीनों ऑप्शंस में से, यहाँ जो तीनों ऑप्शंस हैं इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक। क्योंकि बेसिकली आपने देखा है कि गाँव में जो खाद होता है, जो भैंस या जानवर या गाय जो भी है, इनकी खाद को, इनके वेस्ट प्रोडक्ट को, इनके गोबर को ले जाके खेतों में फेंका जाता है, ठीक है, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन एक जैव खाद नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो सारे एंजाइम्स नहीं पाए जाते जो कि फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय व्हाट, यानी कि जो चाय का लाल कीट रोग है किसके कारण होता है। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका विषाणु, ऑप्शन नंबर बी है आपका एल्गी यानी कि शैवाल, ऑप्शन नंबर सी है आपका बैक्टीरियम यानी कि जीवाणु, और ऑप्शन नंबर डी है आपका फंगस, ठीक है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से सबसे पहला जो आपका सबसे करेक्ट जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि शैवाल, ठीक है। तो रेड रस्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ होती है चाय के जो पौधे होते हैं यानी कि टी प्लांट होते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो किसके द्वारा होते हैं? ये होते हैं आपके एल्गी के द्वारा, ठीक है। और एल्गी के अंदर जो ये जो आपका एल्गी है ये किस जीनस के कारण होते हैं? तो ये है सिफेलियोलस, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मियोसिस टेक्स प्लेस इन व्हाट, यानी कि सूक्ष्म जीवी में हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका जाइगोट्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्पोरेंजिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका उगोनिया, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कॉर्पोरोगोनिया, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जाइगोट्स, ठीक है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मियोसिस होती है वो किस स्टेज में होती है। तो जाइगोट बनने के बाद आपको पता है कि मेल और फीमेल की फ्यूजन के बाद जब जाइगोट बनता है तो ये जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड, ठीक है। तो डिप्लॉयड ही तो ये आगे चल के नहीं रहेगा ना, आगे चल करके इसमें मियोटिक डिवीजन होती है और ये फिर ये हैप्लॉयड में कन्वर्ट होकर के कैसा हो जाता है? एक ऑर्गेनिज्म जो नेक्स्ट उसका लाइफ साइकिल की जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के। हालांकि प्रश्न बहुत ही सिंपल था लेकिन ये आपकी समझ पे देखिए, हमने पहले भी कहा है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया दैट मीन्स कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है पर आपका जो प्रश्न था, जो क्वेश्चन था वो बेहद ही ईजी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अ मेल गैमेट विद लेटरली इंसर्टेड डाइमॉर्फिक फ्लैजेला इज फाउंड इन, यानी कि पार्श्व में लगे द्विरूपी कशाभिकाओं वाला नर युग्मक कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला आपका ऑप्शन है कैरा, ऑप्शन नंबर बी है आपका बुचेरिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका नॉस्टक, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एक्टोकार्पस। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है यह आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक्टोकार्पस, ठीक है। अब देखिए जो एक्टोकार्पस है ये आपके ब्राउन एल्गी को बिलोंग करता है, ठीक है। और ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है मल्टी सेलुलरिटी जीनोमिक्स के लिए, ठीक। मल्टी सेलुलरिटी मतलब कि एक्टोकार्पस जो होता है उसकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज ऐसी आती है जब ये मल्टी सेलुलर स्टेज में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसमें जो मेल गैमेट होता है उसी के अंदर लेटरल साइड में डाइमॉर्फिक फ्लैजेला जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर था जिसको हमने डिस्कस किया। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैराइल एल्गी इज द चीफ सोर्स ऑफ आल्जीनेट, ठीक है। एल्जीनेट जिसको आल्जीनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सबसे पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका, देखिए क्वेश्चन यही था आपका, ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपके डिफरेंट है, ठीक है। पहले हमने एल्गी के टाइप्स बताए थे, अब आपको एक पर्टिकुलर बताना है कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर से जो है एल्जीनेट या एल्जीनिक एसिड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। कई सारे बच्चों को ऐसे लगेगा कि क्वेश्चन सिमिलर था लेकिन बेटा ऑप्शन यहाँ पे चारों अलग हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका कितने तरीके का आता है, पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, लेकिन पहले क्या था, ऑप्शन अलग था। पहले हमने एल्गी के टाइप दिए आपसे शेयर किए थे, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी। पर अब यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली बताना है कि कहाँ से आपका एल्जीनिक एसिड निकलता है, ठीक है।
तो चारों ऑप्शन देख लीजिए, पहले हिंदी वर्जन देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो देखिए, निम्नलिखित समुद्री शैवाल में से एक कौन सा ऐसा है जिससे एलिजिनेट निकाला जाता है और एलिजिनेट उसका मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। तो चार ऑप्शन देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है एक्टोकार्पस, ऑप्शन नंबर बी है पॉलीफायरा, ऑप्शन नंबर सी है लैमिनेरिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्रासिलेरिया, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि लैमिनेरिया, ठीक है। तो लैमिनेरिया इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए, लैमिनेरिया जो है वो उसकी जीनस में करीबन 31 जो है स्पीसीज पाई जाती है और आपका जो लैमिनेरिया है वो क्या है आपका, तो ये है एक ब्राउन एल्गी। क्या है ये? ब्राउन एल्गी, ठीक है। ब्राउन एल्गी के अंदर पिगमेंट कौन सा पाया जाता है? तो फ्यूकोजैंथिन, ठीक है। और इसे एक कॉमनली एक टर्म दिया जाता है इस ब्राउन एल्गी को, ठीक है, इस लैमिनेरिया को, इसे क्या कहा जाता है? कैल्प, ठीक है। और देखिए, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि इकोनॉमिकली ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि इसके जितने भी जेनेसिस होते हैं, ठीक है, करीबन 31 के करीब में, उन सभी का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी लंबा, लेदरी और लैमिनेट होता है, ठीक है, और रिलेटिवली लार्जर होता है। आपको पता होना चाहिए कि ब्राउन एल्गी के अंदर जो कैल्प होता है वो सबसे बड़ा होता है साइज़ में जितने भी एल्गीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो लैमिनेरिया यहाँ पे कैसा होता है? मराइन होता है, मराइन एल्गी होता है, जो कि एक चीफ सोर्स होता है एलिजिनेट का, यानी कि एलिजिनिक एसिड का, ठीक है। एलिजिनिक एसिड क्या होती है? तो इसका एक मेन फंक्शन होता है, ये गम के रूप में जब ये पानी के साथ में मिलती है तो ये गम लाइक सब्सटेंस का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। और ये इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज़ किया जाता है एलिजिनिक एसिड को। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़, और इसको आपको एस्ट्रिक मार्क करना है। और इसी टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली आप इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ अपने क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हैं, ठीक है। आपका प्रश्न है, द साइट ऑफ रिडक्शन डिवीजन इन रेड एल्गी इज, यानी कि लाल शैवालों में अर्धसूत्रीय का स्थान है। पहला ऑप्शन है देखिए आपका स्पोरेंजियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका oospores, ऑप्शन नंबर सी है आपका कार्पोरोगोनियम और ऑप्शन नंबर डी है आपका कार्पोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला आपको करेक्ट आंसर बता दें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका स्पोरोगोनियम या स्पोरेंजियम जो है आपका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में देख लीजिए कि रेड एल्गी के अंदर जो रिडक्शन डिवीजन है ये होता है, कब होता है? ड्यूरिंग स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। स्पोरोजेनेसिस के टाइम पे ही रेड एल्गीज में रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्पोरेंजियम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट से, ठीक। और इसके अंदर एक स्पेशल आइसोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक है जो एग्जिस्ट करता है, और ये आइसोमॉर्फिक से लेकर के हेट्रोमॉर्फिक में बदल जाता है। इसे ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, यानी कि जो पूरी, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा आपको समझने में, लेकिन ऐसे देखिए पूरी लाइफ साइकिल है। तो इस लाइफ साइकिल में आधी जो स्टेज होगी वो कैसी होगी? आइसोमॉर्फिक, और दूसरी जो स्टेज होगी वो क्या होगी? हेट्रोमॉर्फिक, ठीक। आइसोमॉर्फिक का मतलब समझ रहे हैं? आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है कि पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्पोरोफाइट होता है, वो सिमिलर है गैमेटोफाइट की तरह, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेज में आप क्या देखते हैं? जब ये आधी लाइफ साइकिल यहाँ पे आती है हेट्रोमॉर्फिक में, मतलब कि दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। आइसो मतलब सिमिलर, मॉर्फिक मतलब स्ट्रक्चर, हेट्रो मतलब डिफरेंट, और स्ट्रक्चर मॉर्फिक मीन्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोटिक एल्गी पजेसेस क्लोरोफिल बी, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रोकैरियोटिक शैवाल में, किस प्रोकैरियोटिक एल्गी में क्लोरोफिल बी पाया जाता है? तो चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है एनासिस्टिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑसिलेटोरिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रोक्लोरॉन, ऑप्शन नंबर डी है आपका साइटोनीमा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है यह आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोक्लोरॉन, ठीक है। प्रोक्लोरॉन आपका क्या है? यूनिसेल्युलर ऑक्सीजेनिक फोटो सिम्बियोटिक प्रोकैरियोट है, ठीक है। प्रोकैरियोट मतलब जो प्रिमिटिव टाइप सेल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, ठीक है। और ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? तो एक्स्ट्रा सेलुलर सिम्बियोट के रूप में कोरल रीफ्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। कोरल रीफ्स के साथ में इनका सिम्बियोसिस होता है, सिम्बियोसिस मतलब कि दोनों के लिए बेनिफिशियल, ठीक है। प्रोक्लोरॉन इज वन ऑफ द 3 नोन प्रोक्लोरोफाइट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोक्लोरोफाइट्स होते हैं, प्रोक्लोरोफाइट्स, ये सभी साइनोबैक्टीरियंस होते हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है और क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है, दोनों क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके पास एक स्पेशल लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन होता है, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हेट्रोट्राइकस हैबिट, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें हेट्रोट्राइकस स्वभाव पाया जाता है, ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका क्लाडोफोरा, ऑप्शन नंबर सी है आपका कॉलेशिटिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका साइटोनिमा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है कॉलेशिटिया। ठीक, तो कॉलेशिटिया यहाँ पे एक फ्रेश वाटर एल्गी होता है और कॉलेशीट जो होता है ये हेट्रोट्राइकस हैबिट शो करता है। हेट्रोट्राइकस जो हैबिट है उसको बेस्ट रिप्रेजेंट करता है कॉलेशिटिया पल्विनेटा के द्वारा। ठीक है, और ये वेल डेवलप्ड प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम दोनों में डिवाइडेड होता है। ठीक, अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हेट्रोट्राइकस हैबिट यहाँ पे दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब जब भी जो थैलस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, यानी कि ये आपका प्रोस्ट्रेट है और इरेक्ट दोनों, यानी कि इस तरफ भी ब्रांचिंग जा रही है इस तरफ भी। तो इस टाइप का जो आपको हैबिट नज़र आता है इसे हेट्रोट्राइकस कहा जाता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं ये उन सभी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हायर प्लांट्स फ्रॉम एल्गी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है जो कि दर्शाया जाता है कि उच्च पादपों का विकास शैवालों से हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसे आपको एस्ट्रिक मार्क करना है। ठीक है, एस्ट्रिक मार्क करने का मतलब कि इन क्वेश्चन को आपको बेहद ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पढ़ना है, क्योंकि बेहद उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए। ठीक है, पहला है देखिए ऑप्शन आपका फ्रिशियला, ऑप्शन नंबर बी है आपका बैट्रैकोस्पर्मम, ऑप्शन नंबर सी है आपका कोडियम और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्पाइरोगाइरा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फ्रिशियला। ठीक है, फ्रिशियला आपका क्या है, एक ग्रीन एल्गी है, यानी कि क्लोरोफाइसी फैमिली को बिलोंग करता है और इसका थैलस जो होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, फ्रिशियला के पास अपराइट ब्रांचेस होती हैं जो कि यूनिसेरिएट फिलामेंट की तरह ये होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये जो एल्गी है आपका एक एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ हायर प्लांट्स फ्रॉम द एल्गी, यानी कि फ्रिशियला एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ये शो करता है कि जो बड़े बड़े हैवी प्लांट्स हैं ये सक्सेशन के प्रोसेस के द्वारा सक्सेशन से गुजर करके एक हायर प्लांट्स के रूप में कन्वर्ट हुए। जो हायर प्लांट्स है वो ग्रीन एल्गी से कन्वर्ट होकर के हायर प्लांट्स में कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी टीजीटी बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको एस्ट्रिक मार्क कर लेना है। ठीक है, तो प्रश्न है आपका फॉल्स ब्रांचिंग इज फाउंड इन, यानी कि कूट शाखन कहाँ पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है नॉस्टॉक, ऑप्शन नंबर बी है आपका ग्लियोट्राइकिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका साइटोनिमा और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑसिलेटोरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है यह आपका साइटोनिमा। ठीक, साइटोनिमा का क्या है आपका एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि कहाँ पाया जाता है, ब्रैकिश वाटर में, यानी कि जो रुका हुआ पानी है थोड़ा सा गंदा सा आपको नज़र आएगा तालाबों में और मॉइस्ट सॉइल में, वहाँ पे साइटोनिमा पाया जाता है। ठीक है, तो इसका साइटोनिमा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसके अंदर फॉल्स ब्रांचिंग पाई जाती है। ठीक है, फॉल्स ब्रांचिंग क्या होती है, तो जब हम साइटोनिमा पढ़ रहे थे एल्गी का, जो हमने पूरा डिस्कस कर लिया था स्ट्रक्चर, तो हमने साइटोनिमा के बारे में जब पढ़ा था तो हमने जाना था कि साइटोनिमा का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है फॉल्स ब्रांचिंग। ठीक, फॉल्स ब्रांचिंग मतलब कि ये जो आपका थैलस है, ठीक है, ये किसी कारणवश बीच से जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो यही आगे चल करके कुछ इस टाइप से जो ब्रांचिंग है उसको पैदा करता है। ठीक है, तो इसे ही फॉल्स ब्रांचिंग कहते हैं, क्योंकि ये ब्रांचिंग अपने से नहीं हुई, ये थैलस की जो आपका फिलामेंट है इसके ब्रेकेज के कारण हुई है। ठीक है, और ब्रेकेज के बाद यहाँ पे एक सेपरेशन डिस्क बन जाती है और आगे चल करके जब ब्रांचिंग यहाँ पे पूरे तरीके से बन जाती है तो ये जो सेपरेशन डिस्क है ये गायब हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है, और इनके बीच में 1 या 2 इंटरकैलरी सेल्स बन जाती हैं। इंटरकैलरी सेल्स बनने का यहाँ पे औचित्य क्या है, मतलब क्या है कि जब इंटरकैलरी सेल्स बन जाएंगी तो जो आपका फिलामेंट है ना बिल्कुल स्ट्रेट और कंटिन्यूस दिखाई देगा, मतलब कोई ब्रेकेज नहीं नज़र आएगी। ठीक है, जो शुरुआती दौर में नज़र आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर, ये भी हमने डिस्कस किया था आप सभी के साथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि साइटोनिमा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है द टेरेस्ट्रियल एल्गी फ्रिशियला ट्यूबरोसा वॉज डिस्कवर्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके पीजीटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है स्थलीय शैवाल जिसे फ्रिशियला ट्यूबरोसा कहा जाता है इसकी खोज किसने की थी। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है वाई भारद्वाज, ऑप्शन नंबर सी है आपका RN सिंह, ऑप्शन नंबर
सी है आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी था आपका आर एन सिंह, ऑप्शन नंबर सी है एफ ई फ्रिश, ऑप्शन नंबर डी है आपका एम ओ पी आयंगर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह ऑप्शन नंबर डी यानी कि एम ओ पी आयंगर। ठीक, फ्रिशियाला ट्यूबरोसा जो जीनस है ये ग्रीन एल्गी को बिलोंग करता है, जिसे और जिसकी जो फैमिली है वो है चीटोफोरेसी। ठीक, और फ्रिशियाला ट्यूबरोसा को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था एम ओ पी आयंगर के द्वारा। कौन से सन में डिस्कवर किया गया था? तो 1932 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हेट्रोसिस्ट इज, यानी कि हेट्रोसिस्ट का जो सर्व प्रमुख कार्य है वो क्या है? तो चारों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पे। सबसे पहला आपका ऑप्शन है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, ऑप्शन नंबर बी है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन नंबर सी है आपका पैरेनेशन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका फोटोसिंथेसिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये आपका है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, हेट्रोसिस्ट आपका क्या है? तो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ पाया जाता है? कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर, जो कि आगे चल करके एक इनलार्ज वेजिटेटिव सेल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यह पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ जो एक कॉन्स्पिक्यूशन पोर पाई जाती है दोनों साइड्स में। ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स के अंदर जो दो पोर्स पाए जाते हैं दोनों साइड में, उसका मेन फंक्शन आपको क्या होता है? किसका प्रोडक्शन करना? नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करके जो रूट्स हैं उनके द्वारा अब्जॉर्व करना, जो कि पौधों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो हेट्रोसिस्ट क्या होती है? देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस प्रकार की सेल होती है, यहाँ दोनों साइड में पोर्स पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका हेट्रोसिस्ट का स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं हमने डिस्कस कर लिए। अब चलिए, तो दोस्तों आज की सीरीज़ का जो क्वेश्चंस हैं वो आज यहीं पे समाप्त करते हैं हम, और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में जहाँ पर हम और ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हाँ, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को, अपनी सजेशंस को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी हमारे चैनल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, इफ़ देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट पुट योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। तो दोस्तों आज की सीरीज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो और ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।